हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 16 नवंबर है। केवीएस में आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों फिलहाल चल रही है, लेकिन अभी भी आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर बने हुए हैं, तो उनको दूर करते हैं। सबसे पहले तो एज लिमिट के बारे में देखो दोस्तों, यहाँ पर जो केवीएस में टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन चल रहे हैं, उसमें जो एज लिमिट है, वैसे तो एज लिमिट देखा जाए तो आपको कम लगेगी, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं तो उम्र सीमा में यहाँ पर अच्छी खासी छूट आपको मिल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट हैं उनको फ़िलहाल दोस्तों 5 साल की छूट यहाँ पर मिल रही है। यानी कि अगर कोई एससी और एसटी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहा है केवीएस और एनवीएस को, तो उनको जो है 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर ओबीसी कैंडिडेट कोई फॉर्म भर रहा है तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों वोमेन यानी कि फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी जनरल को इंक्लूड करते हुए भी जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि छूट तो यहाँ पर 15 साल तक की भी है, लेकिन वो कंडीशन अप्लाई है। मतलब जैसे कि अगर कोई दिव्यांग है एससी एसटी कैटेगरी का तो उसको 15 साल की, अगर कोई ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको 13 साल की, और अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसको भी, मतलब पुरुष है तो भी उसको 10 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अब इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि मतलब अगर आप आवेदन कर रहे हैं फॉर द टीजीटी पोस्ट, तो टीजीटी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उम्र सीमा यहाँ पर आपको लग रही होगी कि बहुत कम है, जैसे कि 35 साल की उम्र यहाँ पर रखी गई है। लेकिन अगर आप टीजीटी में आवेदन करते हैं और आपकी उम्र जो है वो फ़िलहाल देखा जाए तो 35 साल से ज़्यादा हो रही है, आप एससी एसटी ओबीसी या फिर फीमेल हैं, तो महिलाएं तो यहाँ पर 45 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट आते हैं तो इसमें आपको 40 साल, मतलब 35 ये सामान्य उम्र होगी और 5 साल की छूट और, तो 40 साल की। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर 38 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर पीजीटी कैंडिडेट हैं, अगर आप पीजीटी में आवेदन कर रहे हैं तो पीजीटी में जो सामान्य उम्र है दोस्तों ये 40 साल रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सामान्य उम्र है 40 साल है। मतलब महिलाएं इसमें 50 साल की उम्र तक, एससी और एसटी कैंडिडेट इसमें जो है उनको 5 साल छूट मिलेगी तो 45 साल तक। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट वो 43 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब ये ना कि मिला जुला के जो स्थिति है बहुत ही शानदार है। मतलब उम्र सीमा में तो आपको बहुत छूट मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मुख्य बिंदु और भी हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं और ये जो फॉर्म है आपका, आप दोनों प्रकार की संस्था में एक समान पद चूज कर रहे हैं तो फीस एक ही बार आपको देनी पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है। केवीएस और एनवीएस में साथ साथ आपको, मतलब अगर आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप पीजीटी में आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपका पद है वो पीजीटी मैथ का है, तो पीजीटी मैथ के लिए अगर आप केवीएस में और एनवीएस में दोनों में आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फ़ीस आपको एक ही बार देनी पड़ेगी। अगर आपका विषय बदलेगा तो फिर फीस 2 बार आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। आयु योग्यता और प्रमाण पत्र की जो कट ऑफ डेट है वो 4 दिसंबर है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर तक जो आपका एज है, योग्यता है, प्रमाण पत्र है, उसकी कट ऑफ डेट। उसके बाद अगर आपका कोई आप योग्यता धारित करते हैं तो बिल्कुल वो मान्य नहीं होगा। टीयर 2 के सिलेबस में अभी टीयर 1 का सिलेबस भी समाहित है, लेकिन अलग से आने की उम्मीद है। और मेरिट जो है वो टीयर 2 और इंटरव्यू को जोड़कर बनेगी। ठीक है। मतलब 85% ऑफ टीयर सेकेंड एंड 50% ऑफ इंटरव्यू, इसको जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अंत में सिर्फ एक पद दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वेटिंग लिस्ट नहीं आनी है। और टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसकी मेरिट नहीं जुड़ेगी। ठीक है। और टीयर सेकंड में पद के सापेक्ष 10 गुने लोग बुलाए जाएंगे। मतलब जितना भी पद है उसके 10 गुना लोग टीयर सेकंड में आएंगे, और इंटरव्यू में पद के सापेक्ष 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर स्किल टेस्ट है कुछ जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, टाइपिस्ट वगैरह का, तो स्किल टेस्ट में 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। टीयर 1 में जब परीक्षा होगी तो उसमें कुल 6 विषय रहेंगे। इसमें रीजनिंग है, मैथ है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, और कोई एक भाषा, यानी कि 100 प्रश्न 300 अंक। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। समय 2 घंटे का मिलेगा।
नॉन टीचिंग में विषय जो होंगे वो अलग रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टीयर सेकेंड में दोस्तों 70 प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 प्रश्न सब्जेक्टिव रहेंगे। मतलब जो ये 60 प्रश्न होंगे तो ऑब्जेक्टिव 1-1 अंक के होंगे और यहाँ पर जो 10 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे ये 4-4 अंक के होंगे। इस प्रकार से 100 अंकों की आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में 1/3 है, लेकिन मेंस में ऑब्जेक्टिव में 1/4 का नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। इंटरव्यू 100 नंबर का रहेगा और सीटेट अपीयरिंग अलाउ नहीं है और ना ही होने की उम्मीद है। टीजीटी के पदों पर सीटेट मांगा गया है, टीजीटी और पीआरटी के पदों पर सीटेट मांगा गया है। तो अगर आप प्राइमरी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपसे सीटीईटी का पेपर 1 मांगा गया है, और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं किसका, आप फॉर्म भर रहे हैं टीजीटी का, तो इसमें सीटीईटी का जो सेकंड पेपर है वो आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको आप देख लीजिए। डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट की गई है और ये छात्रवृत्ति योजना जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र हैं उनके लिए स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है कि 10वीं के बाद अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे दी गई है कि माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्र हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब ये कि कक्षा 11 और उसके बाद वाले सभी मान्यता प्राप्त जो पाठ्यक्रम है वो इसमें मान्य रहेंगे। लाभार्थियों का चयन कैसे होगा, तो दोस्तों लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाएगा। सबसे गरीब परिवारों को आवेदक जो रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। छात्रवृत्ति में पूर्ण अप्रतिदेय शुल्क यानी कि ट्यूशन शुल्क भी आपका वापस होगा। प्रतिवर्ष 2500 रुपये से लेकर 13,500 रुपये तक अकादमिक भत्ता भी आपको दिया जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता भी उनको मिलेगा। ठीक है, बाकी जानकारी दोस्तों आपको जो है ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। छात्रों के पास वैध मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और इसको स्कैन करके भी आप सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। और जूनियर हाई स्कूल के चयनितों में 24 नवंबर से मांगे गए हैं आवेदन। तो मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए फिलहाल अभी तक जो प्रक्रिया थी वो 15 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन अब ये शुरू हो रही है कब से, 24 तारीख से। 24 नवंबर से आप फॉर्म भरेंगे, 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। चयन परीक्षा वर्ष 2021 के संशोधित परीक्षा परिणाम जो कि 6 सितंबर को जारी हुआ था, उसमें जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। पहले ये डेट 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई। तो अब फिलहाल नए अध्यक्ष के चयन तक ई अध्याचन पोर्टल तैयार होने की उम्मीद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ नाम का ही साबित हुआ है। इस आयोग ने अभी तक कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है। इवन जो एक इंटरव्यू होना था विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो इंटरव्यू तक ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। और अब जितनी भी परीक्षाएं अब तक इन्होंने मतलब जैसे कि टीजीटी की हो गई, पीजीटी की हो गई और कोई भी परीक्षा हो गई, तो फिलहाल तो अभी मतलब कोई भी उपलब्धि इनके खाते में दर्ज नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अब बहुत जल्द हम कुछ नई भर्तियां भी जारी करने वाले हैं। दोस्तों समझ में मुझे नहीं आता है कि ये वही स्टाफ है, ये वही आयोग है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार गठित किया गया है। नाम बदलते ही मतलब यहाँ पर शिक्षा सेवा आयोग करते ही ये जो आयोग है काम क्यों नहीं कर पा रहा है, समझ में नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं, अभी पता चल रहा है कि ई अध्याचन पोर्टल जो है तैयार हो रहा है और अभी जो नए अध्यक्ष आने वाले हैं उनके लिए दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। उनके आते थे पोर्टल तो बन ही जाएगा और हो सकता है कि जो रिक्तियाँ हैं वो भी आ जाएँ। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी हो सकता है कि तेज़ी से आगे बढ़े। अब फिलहाल तो मिला जुला के देखा जाए तो नए अध्यक्ष के लिए पुराने शिक्षक भर्तियाँ पूर्ण कराने के साथ नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देना प्राथमिकता होगी। वर्तमान में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। और 2023 में शिक्षा आयोग गठित हुआ था और अभी फिलहाल शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे प्रतियोगी अब तक भर्ती आने की तैयारी में ही है। ऐसे में आयोग इस तैयारी में है कि अध्यक्ष नियुक्त होने के पूर्व पोर्टल तैयार हो जाए ताकि आयोग की बैठक में निर्णय होने पर शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन प्राप्त करने में विलम्ब ना हो।
फिलहाल अगर इतनी तत्परता रही होती तो अब तक मामला आगे बढ़ा होता, कोई न कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलो कोई नहीं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी बीमा सुरक्षा, कोई खास खबर इसके बाद नहीं है, तो बेमतलब का मैं आपका समय नहीं लूँगा। आरटीई के तहत जुड़ेंगे 4500 और निजी स्कूल। तो निजी स्कूलों में जो फिलहाल जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं जिनको एडमिशन मिलता है, तो उसमें 45 लोगों को और जोड़ा गया है। और ये प्रक्रिया जो दाखिले की होगी प्राइवेट स्कूलों में, तो ये दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। मुझे लगता है ना कि बेहतर तो यही होता कि कुछ प्राइमरी स्कूल चुने जाते जिसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती जो प्राइवेट स्कूल देते हैं। इस प्रकार से प्राइमरी के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो तरीका इनका होता है कि हम जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें हम अपने बच्चों को भेजेंगे एलिजिबिलिटी के आधार पर या कोटा तय करके, मुझे लगता है ना कि सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक तो कर रही है प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधन में। और एक बहुत ही बेहतर तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो मतलब कौन है जिसको ज़्यादा पैसे देने की चुल पड़ी है कि भैया हम 2 लाख रुपए देंगे ही देंगे। खैर, दिमाग में सोची बात को शब्दों में बदल देगा एआई आने वाले दिनों में बहुत कुछ करने वाला है। आप बिल्कुल तैयार रहें और अपनी जानकारियां ज़्यादातर एआई को मत शेयर किया करें। एआई से कभी भी अपने बारे में जानकारी मत लें, क्योंकि वो जानकारी फिर वो क्या करेगा, सबको पहुंचा देगा, तो दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी। ठीक है। सुनवाई का अवसर देने के बाद वो परिषदीय शिक्षकों पर कार्रवाई, मतलब यहाँ पर जो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों पर सुनवाई का अवसर दिए बिना कार्रवाई की शिकायतों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रूप अपनाया है। कहा कि पहले इनको सुना जाए, उसके बाद ही कार्रवाई हो। कई बार होता है ना कि इन पर कार्रवाई हो जाती है, इनको सुना नहीं जाता है, वो वाला मामला है। और आयोग की ओर से प्राविधिक शिक्षा सेवा 2021 की भर्ती परीक्षा 26 को होने जा रही है और ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। ठीक है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 17 नवंबर से अपलोड कर सकेंगे। तो फिलहाल ये जो प्राविधिक शिक्षा सेवा 2021 की भर्ती परीक्षा है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जितने भी लोग एल टिकट की तैयारी करें दोस्तों, तो अब समय क्योंकि बहुत कम बचा हुआ है, तो तेज़ गति से आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो रहा है। आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करें। अगर आप चाहें तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रुप की फ़ीस 399 रुपये है। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।